Hello everyone, welcome to Garden of GS and today's class will be Lucent Modern History and the topic is बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और ये लेक्चर 3 है। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था, ये आपको पता ही होगा। मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। ये मैंने पहले पढ़ाया है कि जो अवध, हैदराबाद और बंगाल 3 प्रांत अलग हुए थे मुगलों से, जिसमें बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खान। ये स्वतंत्र शासक था, लेकिन वो नियमित रूप से मुगलों को राजस्व भेज रहा था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर है, स्थानांतरित कर दी। तो ये याद रहेगी ये, क्योंकि ढाका से इन्होंने कहा क्या? मुर्शिदाबाद। उनका नाम क्या है? मुर्शीद। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद कौन करेगा? ऑब्वियस है कि मुर्शीद कुली खान। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जो बोलते हैं, एडवांस लोन, वो प्रदान किया। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो मुर्शीद अगर कोई किसी का हो जाता है तो उसको जो है इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इजारेदारी, तो इजाज़त क्या लेनी पड़ती है कि तो कब मिलें आपसे। ठीक है, तो तकाबी और इजारेदारी ये दोनों याद रहेंगे इनसे। इनका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। ठीक है, इनके दामाद जो थे सुजाउद्दीन। अभी ये सीक्वेंस में बता दूंगी कौन सा कब शासक आए। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली खां ये बंगाल के नवाब बन गए। तो बस ये ध्यान रखना सीक्वेंस कि पहले मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां। और सरफराज खां का क्या है? 1740। देखिए 1700 की बात ही हो रही है, तो 1700 तो रहेंगे ही। ठीक है, 40 अली बाबा 40 चोर थे। तो 40 से याद रखेंगे कि जो चोर लोग होते हैं वो गिरे हुए होते हैं, मतलब उनकी गिरी हुई हरकतें रहती हैं और वो सरफिरे रहते हैं। तो क्या हुआ? गिरिया का युद्ध, सरफिरे लोगों ने, ठीक है, जो चोर से सरफिरे थे, और उनको किसने मारा? तो जो वर्दी वाले लोग थे। तो सेम यही इसमें भी गिरिया के युद्ध में सरफराज को किसने मार दिया? अली वर्दी खान ने, और वो बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अब ज़्यादा ताकतवर है तो वो राजस्व क्यों देगा किसी को? इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि इसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। ठीक है, और जब स्वर्ग को कौन संभालता है? जिसके सिर पे सिराज होता है। ठीक, तो इसका सीक्वेंस याद करते हैं। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, निजामुद्दौला, शैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। इसको सबसे पहले वही है कि बंगाल को जब इन्होंने स्वतंत्र कर लिया मुगलों से, तो लोग इनके मुर्शीद हो गए, और जो परेशान करता था उनको मार मार के सुजा देते थे। और अली बाबा 40 चोर वाले लोग कौन थे? सरफिरे थे। उनको किसने मारा? जो वर्दी पहने हुए लोग थे। और फिर वो जब जीत गए तो उन्होंने अपने सिर पे सिराज रख लिया। सिराज मतलब मुकुट जैसा कुछ, वो रख लिया। फिर वहाँ से फुर हो गए, जाफुर। ठीक है, बोले कि अब जा रहे हैं फर होने, फुर हो गए। फिर बाकी लोग सोचने लगे काश हम भी जाफ़र हो पाते, काश हम भी जाफ़र हो पाते। ठीक है, फिर निजामुद्दौला। फिर लोग इसी बात की वजह से वहाँ पर जाम लगाने लगे, मतलब भीड़ लग गई लोगों की। ठीक है, फिर कुछ लोग बोले कि चलो कोई नहीं, जाफ़र नहीं बन पाएंगे तो क्या हुआ, सैफ ही बन जाते हैं, तो सैफुद्दौला। फिर लोग उनको सोचे कि चलो ठीक है, कुछ तो मिला इनको, तो उनको मुबारकबाद देने लगे, तो मुबारकुद्दौला। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे। 1713 से शुरू हुआ था, 13 से 27, फिर 27 से 39, फिर सरफराज खां वाला आपको 40 का याद रहेगा क्योंकि अली वर्दी खां बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। फिर 1756 तक ध्यान रखेंगे क्योंकि 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें सिराजुद्दौला मर गए और वो 1 साल ही रहे थे। ठीक है, फिर 57 से 60, फिर 63 तक कासिम रहेंगे। फिर देखिए 1763 से 65, इसी बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में पूछा जाता है कि बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम नहीं थे, ये ध्यान रखना है। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफ़र थे, जो कि दूसरी बार बने थे, क्योंकि मीर कासिम 1763 तक थे और ये अंग्रेज़ों की नीतियाँ इनको पसंद नहीं आई थी और अंग्रेज़ भी इनको बहुत पसंद नहीं कर रहे थे। इस वजह से इनको नवाब पद से हटा दिया था। तभी इन्होंने फिर बदला लेने के लिए सोचा कि युद्ध करेंगे। और फिर निजामुद्दौला, ये लोग बहुत खास शासक नहीं है क्योंकि मीर जाफ़र के बाद से, यहाँ बक्सर के बाद से इन्होंने होल्ड अपने हाथ में ले लिया था अंग्रेज़ों ने। तो फिर आगे का है कि 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी हुई, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। और ये ट्रेजेडी किसके टाइम पर हुई? 1756 में। ध्यान रखिए, देखिए सिराजुद्दौला थे 1756 से 57, तो उसी ड्यूरेशन में बोलते हैं कि काल कोठरी की घटना हुई थी। और इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में
146 व्यक्तियों को कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से अगले दिन केवल 23 जिंदा बचे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये सिराजुद्दौला को डिफेम करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ताकि ये जब बंगाल पर होल्ड करने के लिए उनसे लड़ने जाएं तो लोग, इनके पास एक रीज़न रहे कि उन्होंने कालकोठरी में इतने लोगों को बंद कर दिया था, इस वजह से इन्होंने युद्ध किया है, ताकि अंग्रेज़ों की कोई ज़्यादा निंदा ना कर सके। बस आई होप कि ऐसा रीज़न हो सकता है। फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। देखिए लगभग एक साल बाद, ठीक है। 20 जून 1756, 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो है युद्ध हुआ। और उनके सेनापति कौन थे सिराजुद्दौला की? मीर जाफ़र। इन्होंने धोखाधड़ी कर दिया था क्योंकि अंग्रेज़ों से मिल गए थे, और मीर जाफ़र को बाद में बंगाल का नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला को हटा करके बंगाल को नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफ़र को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्लासी की लड़ाई 1757, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय पे मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन थे? आलमगीर सेकंड, क्लाइव और सिराजुद्दौला। कि जब लोग सिर पे सिराज पहन करके बैठ जाते हैं तो कोई आता है तो बोलते हैं कल आना, ठीक है। तो क्लाइव, क्लाइव, मीर जाफ़र, और फिर लोग ऐसा सुन के वहाँ से जाके फर हो जाते हैं, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार बनी रही, ठीक है। जो अब कैसे याद रखेंगे कि सिराजुद्दौला नवाब थे, मोहन कृष्ण भगवान वैसे भी वफादार ही रहते हैं, और मीर मदान मतलब जो आदमी लोग होते हैं, जिनको बोलते हैं कि जो मर्द लोग होते हैं, उनको अपने शासकों के प्रति वफादार बने रहना चाहिए, ठीक है। तो मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है, ये दोनों वफादार बने रहे, और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे। और एक और कौन सा था? मुर्शिदाबाद, वो भी भागीरथी नदी के किनारे था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये आपने अभी देखा है कि मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद 1763 में फिर से मीर जाफ़र बना दिए गए। तो 1763 से लेकर के और 65 तक फिर से मीर जाफ़र नवाब बने रहे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। तो देखिए मुर्शिदाबाद किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। तो अब जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन करेगा? मीर कासिम। तो बोलेंगे कि काश मैं भी मांग पाता, ठीक, काश मैं भी मांग पाता, तो मुंगेर, ओके। तो राजधानी का क्रम हुई ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज एक तरफ थे और दूसरी तरफ मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे, और इनका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है। तो इन्होंने ये सपने देख रहे थे कि काश हम भी जो है सपने देख रहे थे, ठीक है, कि काश हम भी शासक बन पाते। तो लेकिन अंग्रेजों ने मार मार के सुझा दिया इन्हें, ठीक है, क्योंकि उनके आलम ही अलग थे अंग्रेजों के, ठीक है, और वो हेक्टर मुनरो उनका सेनापति था, तो वो अपना मनमानी करता था, मुनरो, ठीक। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध देखते हैं। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, ठीक है। हैदर अली कौन था? ये टीपू सुल्तान के पिता थे, और हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी, और हैदर अली का उत्तराधिकारी उनका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और ये सब जो थे स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब, ये यूरोप के थे। तो इन्होंने, और ये भी है कि इन्होंने यूरोपीय प्रशिक्षण लिया था और अपनी सेना को यूरोपीय आधार पर प्रशिक्षण दिया था, और यूरोपीय में मेनली फ्रांसीसियों की सहायता ली थी इन्होंने। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों को इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती टीपू सुल्तान से। एक तो ये शक्तिशाली थे, दूसरा ये जो है ये फ्रांसीसियों की मदद लेते रहते थे, और अंग्रेज़ों के काफ़ी खिलाफ इनकी पॉलिसीज रहती थी, इस वजह से। तो इसमें देखते हैं 4 युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 80 से 84 जिसमें वॉरेन हेस्टिंग थे, तीसरा आंग्ल मैसूर 90 से 92 कॉर्नवालिस, चतुर्थ 1799 से लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लेंगे 70, 80, 90 और 100, ठीक है। 70 मतलब 1767 से 69 तक हो गया, 69 में ख़त्म हो गया, मतलब 70 के आसपास ख़त्म हो गया। ये 80 में शुरू हुआ, ये 90 में शुरू हुआ, और ये 100 मान लीजिए 1800, ठीक है। 100 में तुरंत ही शुरू होकर के ख़त्म हो गया था।
तो इसको वॉरेन हेस्टिंग कैसे याद रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग वार्निंग देता था, ठीक है, तो इसने 2 बार वार्निंग दी, ठीक, और वॉरेन वार्निंग देते हुए हंस रहा था। थर्ड है कॉर्नवालिस, 3 लोग बैठ करके कॉर्न खा रहे थे, और वेलेजली, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ये था कि वेलेजली अकेले ही बैठा था। तो वेलेज ऐसे बोलेंगे कि वेले लोग मतलब वेले जो होते हैं वो अकेले ही रहते हैं, ठीक है, खाली जो लोग होते हैं उनको वेले बोलते हैं। तो वेले मतलब कोई अकेला ही बैठा है, ठीक है, क्योंकि वो मर चुके टीपू सुल्तान। और जो थर्ड वाला युद्ध हुआ था उसमें मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो सब लोग मिल के लड़ रहे थे। उसके बाद भी कोई खास निर्णायक हार नहीं हुई थी इसमें टीपू सुल्तान की। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ में, इसमें चौथे वाले में इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था और इनके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी, ठीक है। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ये वांडीवास का युद्ध है, वो ये इससे संबंधित नहीं है। 1707 का जो वांडीवास है ये अलग युद्ध है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि 1760 में हुआ था। तो 60 को ऐसे याद कर सकते हैं, 60 मतलब अच्छे से सफाई करना, वांडी वॉश मतलब वॉश करना, 60 वॉश, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वही लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। मतलब कुल मिलाकर के कौन जीता था, तो अंग्रेजों ने वॉश कर दिया था किसको, फ्रांसीसियों को, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। पहला जो था उसमें कोई गवर्नर नहीं दिया हुआ है, ये 1767 से 69 की थी, इसमें है मद्रास की, ठीक है। तो सेकंड है मंगलौर की, थर्ड है रंगपट्टनम की, श्रीरंगपट्टनम, जिसको ऐसे याद कर सकते हैं MMS, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। अभी मद्रास 3 लेटर का है तो मद्रास, मंगलौर 4 लेटर का है तो सेकंड वाली मंगलौर की हो गई और थर्ड वाली जो है ये श्रीरंगपट्टनम की। और फोर्थ वाले में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो इस वजह से इसमें कोई संधि नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे मैसूर के संबंध क्लियर हो गए और बंगाल का भी क्लियर हो गया। अब है सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय आप सबको पता है बाबा गुरु नानक देव जी को जाता है और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। वे बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। देखिए समकालीन जहाँ आए वहाँ पे अपने आँख कान खुले रखिए क्योंकि समकालीन के क्वेश्चन गलत होने की चांस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें आपको अगर मुझसे पढ़ने के बाद में इसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये बादशाह हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गुरु नानक देव जी थे ये भी अपने सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे, तो इन्होंने भी शुरुआत की और बाबर ने भी मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की और इतना इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे। तो आगे फिर हुमायूं ने भी जो है वो एक तरह से स्टार्टिंग ही की क्योंकि जो वास्तविक संस्थापक हुए वो अकबर हुए। तो ये दोनों थोड़ा कमज़ोर स्थिति में ही बने रहे, संघर्ष वाली स्थिति में। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ। इनके अपने जन्मदिवस पर गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। गुरु से शुरुआत हुई तो गुरु पर्व। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। देखिए 1400 तो है ही है क्योंकि 1400 में ही बाबर आए 1526 में, ठीक है। लेकिन गुरु नानक देव जी उस टाइम पे थे पहले से, तो अभी 1469 तो होंगे नहीं क्योंकि बाबर तो 1526 से 1530 तक ही रहे। तो इसका मतलब ये 1469 की बात हो रही है, ठीक है। तो 69 उसी का उल्टा 96, ठीक। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को इनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन मिला। मतलब एक जन्म हुआ 69 और दूसरा 96 को आध्यात्मिक पुनर्जीवन, ठीक है। फिर गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, ठीक है। और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब साथ रहना, तो ये कहाँ होगा, धर्मशाला में होगा, और पंगत लंगर स्थापित किया, ठीक है। कि जब कोई लोग खाते हैं तो पंगे लेते रहते हैं, तो पंगत मतलब लंगर। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। हाँ, खाने पे मिलते थे और जहाँ धर्मशाला में मिलते थे। गुरु नानक की 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। अब देखिए 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु बाद में हुई, ठीक है, 1555 के आसपास। तो 1539 में गुरु नानक देव जी मर गए। हुमायूं से पहले मर गए और बाबर के बाद मरे, ठीक है। करतारपुर जो है आज भी ये प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तान में है वर्तमान में और भारतीयों के लिए भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक समझौता हो रखा है जिसमें भारतीय बिना वीज़ा के करतारपुर गलियारे से यहाँ पर दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, उसी दिन जा कर के वापस आना होता है
पाकिस्तान को पर हेड जो है कुछ फ़ीस मिलती है, चार्जेस मिलते हैं, और भारतीयों को ये फ़ायदा हो जाता है कि बिना वीज़ा के वहाँ पर दर्शन कराते हैं। तो इस तरह से दोनों सरकारों के बीच में एक समझौता है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। अब जो लंगर में आ रहे थे पहले तो अब स्थायी कर देंगे। अंगद, गुरुमुखी लिपि का आरंभ अंगद ने किया। अब देखिए उसको कैसे याद करेंगे अंगद को, अभी आगे करते हैं। फिर सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे कि जो गुरु नानक देव जी थे उनके लोग चरण छूते थे, और चरण का मतलब चरण भी उनका एक अंग था। तो उनके अंग यानी चरण छूते थे और फिर लोग अमर हो जाते थे। तो अब कोई पैर छुएगा तो उसको लंगर तो खिलाएंगे ही, तो लंगर को बोला कि अब स्थायी बना दो, ठीक है। तो अंगद ने क्या किया, लंगर को स्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी कर दिया कि अब मुख से भी तो कुछ बोलोगे, क्योंकि मुख भी शरीर का अंग है, ठीक है। तो अंगद तो गुरुमुखी, ठीक है, मुख से याद रहेगा। और तीसरे गुरु अमरदास, और अगर इसी ने ऐसा कर लिया तो वो अमर हो जाएगा, ठीक है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई काम किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को प्रचलित किया इन्होंने। तो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति का मतलब था कि इन्होंने लवन को प्रचलित किया, ठीक है। और अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद लाल जाकर के भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए, ठीक है। अकबर मतलब सहिष्णु नीति अपना रहा था इन सब के प्रति। अकबर ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर दी, ठीक है। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। राम को कैसे याद करेंगे कि जो अमर हो जाएगा वो अपने आप को राम का दास कहने लगता है, और राम का दास मतलब राम जी जहाँ रहते हैं, जिस पानी को पियेंगे वो जलाशय अमृतसर हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, और जहाँ रहेंगे वो अमृतसर नगर बन जाएगा, ठीक है। वो नगर अमृत नगर बन जाएगा। तो इस तरह से फिर इन्होंने, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया। अब मतलब गुरुपद जो था वो गुरु के बेटे ही गुरु बनने लगे। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। तो अब अर्जुन को कैसे याद रखेंगे कि 5वें अर्जुन, 5 पांडवों में से एक अर्जुन भी थे। तो 5वें गुरु में से एक कौन हो गए, अर्जुन। 5वें मतलब अर्जुन। और आदि ग्रंथ से हम अर्जुन के बारे में आदि काल से जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत ग्रंथ था, तो इसीलिए ग्रंथ से याद रखेंगे कि आदिकाल का ग्रंथ मतलब महाभारत। तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन, ठीक है। इन्होंने धार्मिक गुरु नानक की प्रेरणाएं, प्रार्थनाएं और गीत सारे संकलित किए। और इनमें इस गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास, इन सब की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। रामदास ने अमृतसर जलाशय बनवाया था। तो अब जो है गुरु अर्जुन ने हरमंदिर साहब का निर्माण करा दिया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया 1606 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहीं से इनके बीच का संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि जो खुसरो है उसको जहांगीर पसंद नहीं करते थे। तो इनके बीच में, और जहांगीर, खुसरो का साथ किसने दे दिया, अर्जुन देव ने दे दिया, इसलिए जहांगीर की इनसे दुश्मनी हो गई। और यहीं से आपको सिख और मुगलों के बीच में दुश्मनी दिखाई पड़ती है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अब देखिए, हरगोविंद छठे मतलब हर बच्चा जो है वो गोविंद की तरह होता है, और वो छठी मनाई जाती है उसकी, ठीक है। तो छठी मतलब हरगोविंद, ठीक है, याद रखेंगे। और 1606 में भी 6 आ रहा है, तो छठा, 6 और हरगोविंद, कि हर घर का जो गोविंद है उसकी छठी मनाई जाती है। गोविंद मतलब कृष्ण भगवान की बात हो रही है। सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। कि जब अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन, कि मतलब बच्चे को, आजकल देखिए बच्चों के घर में वेलकम होता है तो कैसे उनको सिंहासन पर जैसे बिठा देते हैं, ठीक है। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पे बैठते थे। एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। जब देखिए बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ में चाकू लेकर के चलते हैं
कि इनको भूत भूत प्रेत और बुरी नज़रों से बचाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे ही 2 तलवार लेकर के ये बांध करके बैठते थे गद्दी पर, और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी कर दी। मतलब जैसे जब बच्चा होता है घर में तो किलेबंदी शुरू हो जाती है, अगर छत पे बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री होने लगती है, कहीं वो कूद ना पड़े, गिर ना जाए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कुल मिला के कैसे भी। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। इन्होंने दारा सिखों से मिलने पर आशीर्वाद दिया। हर राय को ऐसे याद कर सकते हैं जैसे बोलते हैं ना, 7 जन्म साथ रहूँगा। तो 7वें मतलब हर का मतलब हर जन्म में, मतलब 7 जन्म में मैं सलाह मांगूंगा। तो इन्होंने सिखों से मिलने पर आशीर्वाद दिया, ठीक है। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई और दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। देखिए, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, और जन्माष्टमी में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। तो 8वें गुरु हरकिशन। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें 11 नवंबर 1675 में वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है ये चांदनी चौक के पास में लाल किला के सामने है। तो और दिल्ली में एक स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन गुरु तेग बहादुर नगर, और मेट्रो स्टेशन का एक पूरा छोटा सा एरिया है वो गुरु तेग बहादुर नगर के नाम से फेमस है, ठीक है। तो 9वें से इसको कैसे याद रखना है हमको? कुल मिला के मेन इशू तो यही कि 9वें से याद करना है। तो 9वें से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि नवरात्रि 9 दिन का होता है, और उस दिन कन्या जो खाती हैं लड़कियां, वो बहुत तेज तेज भाग रही होती हैं, ठीक है, और बहुत बहादुरी का काम कर रही होती हैं कन्या खा के, ठीक है। तो तेग मतलब तेज, बहादुरी का काम, और 9वें दिन, ठीक है। और शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया गया, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि उस दिन खूब सज धज के तैयार होकर जाती हैं अपने आप को शीशे में देखते हुए, ठीक। और द्वार द्वार पे जाती हैं सबके तो गुरुद्वारा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 में पटना में हुआ, 1666 में पटना में हुआ। वैशाखी के दिन 29 मार्च को गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो जो सिख लोग हैं उसमें मेल अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, और फीमेल में ज़्यादातर कौर दिखाई पड़ेगा कि हरमनप्रीत कौर और गुरदीप सिंह ऐसे करके, ठीक है। तो लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो अंतिम गुरु हम सबको पता भी है कि गुरु नानक देव जी से शुरू होकर के और गुरु गोविंद सिंह जी तक गया था। तो लास्ट में कौन आ गए? गुरु गोविंद सिंह जी। और इसको भी आप याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो गोविंद राम विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक थे गोविंद, ठीक है। तो 10 में गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह, ये तो हो गया कड़ा ककार वाला। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कर्मस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, ठीक है। तो फारसी में जफरनामा, बस इसको ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है ये चीज़। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह थे, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। ये बहुत ही दुखद घटना हो गई। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1699 क्योंकि इसी टाइम पे कलकत्ता में उधर फोर्ट विलियम बन रहा था, ठीक है, 1699 और 1700 में, और उसी टाइम पे इधर खालसा पंथ की स्थापना हो रही थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। मतलब अब जो है गुरु की जो वाणी है वही अब आगे चल करके सिख संप्रदाय के गुरु, मतलब जो वो बुक है आदि ग्रंथ और उसमें जो भी लिखा हुआ है वही उनके लिए गुरु हो जाएगी, क्योंकि अब गुरु का पद यहाँ से खत्म कर दिया था इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 18 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी, ठीक है। बस 1708 ध्यान रखना है। और नांदेड़ जगह। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए।
गुरु नानक वही फर्स्ट और गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी और मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब इनकी हत्या किसने करवाई? फरुखसियर ने। ठीक है, और फरुखसियर ने 1716 में यहाँ पे इनकी हत्या करवाई है। फिर 1717 में अंग्रेजों को जो है गोल्डन फरमान जारी किया है। शहादरा कलीगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह से आपस में दोनों की तरफ से दुश्मनी चलती रही। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। जितनी भी इनकी टुकड़ियाँ थीं उन सबको एक दल खालसा जो बना था उसी में सबका विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में बांट दिया गया। ठीक है, क्योंकि आपस में डिस्प्यूट हो रहा था, इस वजह से इसको 12 दल में बांट दिया। उसी को मिसल बोला गया। तो आज के समय 12 मिसल हैं और ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान है। मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है, बस ये है कि नाम अलग अलग कर दिए। तो जो रणजीत सिंह है ये सुकर चकिया मिसल से थे और इनका जन्म जो है वो 2 नवंबर 1780 को हुआ था। सुकर चकिया मिसल के ये मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। फिर 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। ध्यान रखना, जो अमृतसर की संधि हुई है वो किसके बीच में हुई है? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ। देखिए 1798 में ही डलहौजी ने सहायक संधि शुरू की है। ठीक है, और इसी समय क्या हो रहा है? रणजीत सिंह यहाँ पर लाहौर के शासक बन गए। इसको आप लिंक कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। 1809 में ऐसे याद करिए कि अमृत जो है वो मटके के अंदर, ठीक है, मटके के अंदर अमृत रखा गया। और कब रखा गया? जब हमने रण में उसको जीत लिया। मतलब मटके के अंदर अमृत रखा हुआ था, उसको रण में जीत लिया और जब कोई मांग रहा था तो उसको बोल रहे थे नो, नहीं देंगे। ठीक है, फिर रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। ठीक है, 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा एक्ट पास हुआ था और किसकी मदद से? राजा राम मोहन राय जी की मदद से। प्रथम आंग्ल सिख तो 1845-46 और द्वितीय 1849। ये ध्यान रखेंगे 1947 में आज़ादी मिली, जिससे 100 साल पहले जाते हैं। 47 से 2 साल पहले 45 और 2 साल बाद 49। ठीक है, ऐसे बस ट्रिक से याद कर सकते हैं कैसे भी। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि, लाहौर की संधि, ये कब हुई? 9 मार्च 1846। यही जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ है इसी में। ठीक है, उसमें कौन सी संधि हुई? पहले वाले में लाहौर। दूसरी भैरोवाल संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। मतलब समझ गए इसको? 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग करके उनको पेंशन देकर भेज दिया गया। ठीक है, ये 1847 मतलब इसीलिए दोबारा युद्ध करना पड़ा है इनको फिर से, क्योंकि मामला शांत हुआ नहीं अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849। पहली लड़ाई चिलियावाला और इसके सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुई और ये भी 1849 में ही हुई। इसमें सिख बुरी तरह हार गए। डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 की पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, वही ताकि ये लोग यहाँ कुछ कर ना पाएँ। और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को जो था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि चिलिया वाला जो युद्ध हुआ है और गुजरात, तो इसको याद रखेंगे। जब सिख का सेकंड युद्ध चला तो क्या हुआ? पहले चिल्लाए तो चिलिया वाला, लेकिन शेर भी नहीं बचा पाया। ठीक है, शेर को देखा तो चिल्लाए, फिर दोबारा में गुजर गए खुद ही। ठीक, क्योंकि चार्ल्स नेपियर ने उन्हें नाप दिया, मतलब उन्हें ख़त्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है
सिखों के प्रमुख आंदोलन। 1873 का सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भी सिख धर्म में जो व्याप्त अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, गैर सिख आचरण को दूर करना और खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। और 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना हुई। तो क्या ध्यान रखेंगे, सिंह सभा तो हम हो सकता है कर लें, ठीक है, क्योंकि शेर पुत्र बोलते हैं ना पंजाब में, तो उससे कर सकते हैं कि सिखों की बात हो रही है। 1873 ध्यान रखना है, ठीक है। 1872 होता है 73, 1873। कूका आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहब भी कहा जाता है, ने लगभग 1840 में पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था। तो इस तरह से आपने देखा दो आंदोलन जो थे, 1873 का सिंह सभा और कूका आंदोलन जो 1840 का था, दोनों में यही था कि जो सिख धर्म में व्याप्त बुराइयां थी इनको दूर करना, मतलब धर्म सुधार आंदोलन था एक तरह का। लेकिन कूका आंदोलन को याद रखना है जवाहर मल। तो जवाहर मल जो थे, मतलब जवाहर जी को याद कर सकते हैं कि जवाहरलाल या जवाहर मल, उनके सामने लोग बोल नहीं पाते थे, कू कू करते रहते थे केवल, या उनको कोयल की कूक बहुत पसंद थी। ठीक है, दोनों में से आप जो भी याद रख पाएँ वो कर सकते हैं। और सिंह सभा 1873, ये ध्यान रखना है। ये कूका आंदोलन की बात हो रही है कि ये बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। कब शुरू हुआ था? 1840। भगत जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया और उनका मुख्यालय हजारा, अब पाकिस्तान में पड़ता है ये, वहाँ था। कूका आंदोलन के एक और प्रमुख नेता कौन हुए? राम सिंह कूका। कौन कौन पढ़ लिया आपने? भगत जवाहर मल, बालक सिंह, राम सिंह। जैसे सेंटेंस याद करते हैं ना, तो कैसे राम बाजार जाता है, बालक स्कूल जाता है, तो वही सारे नाम है। ठीक है। 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का सफ़ेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। यह 57 वाले विद्रोह की बात हो रही है। 1872 में कूका कार्यकर्ताओं में मलेर कोटला और मालोद पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्यवाही की। राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें रंगून के मांडले में बंद कर दिया। और रंगून में ही किसको बंद किया गया था? बताएं आप लोग। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। और 1885 में शहीद हुए। और मुगल बादशाह कब शहीद हुए थे? 1862 में। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी नाम कमा लिया इन्होंने। कूका आंदोलन ने जाति प्रथा के उन्मूलन, मांसाहार, शराब, नशे से परहेज, इन सबको मतलब सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। तो हमें कूका आंदोलन में क्या क्या ध्यान रखना है? राम सिंह कूका, बालक सिंह नामधारी आंदोलन कहा जाता है, भगत जवाहर मल 1840 में शुरू हुआ था। 1857 में राम सिंह ने स्वतंत्रता का सफ़ेद ध्वज फहराया और 1872 में भी हमला किया। और राम सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1885 में। तो इस तरह से अब जो है ये सिख और अंग्रेज़ों के संबंध भी समाप्त हो गया है। और अगले लेक्चर में कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।